या लेज़र प्रिंटर देखा होगा, उसमें क्या होता है कि इंक की एक पतली सी आप कह सकते हैं लेयर एक पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो उससे उसका जो डायमेंशन होता है इतना नेग्लिजिबल होता है कि उसे आप 3D नहीं कह सकते। तो उसी तरीके से अगर आप उसको रिपीटेडली उसके ऊपर प्रिंट करते रहेंगे तो एक थिक लेयर बन जाएगी, तो उसको भी आप 3D में आप देख पाएंगे। तो इससे क्या होता है आपका, जैसे ही आप उसको थिक लेयर में देखते हैं तो वो एक 3D फॉर्म ले लेता है। तो उसी प्रकार से हम 3D प्रिंटिंग में क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन करते हैं हर एक लेयर का एक दूसरे के ऊपर। और ये इस तरीके से होता है जैसे आपका कोई कंपोनेंट होता है 3D में, तो उसको हम अलग अलग स्लाइसेस में काट लेते हैं। जैसे आप अगर पोटैटो चिप्स देखें तो एक पोटैटो होता है और उसकी जो स्लाइसेस होते हैं पोटैटो चिप्स होते हैं, उसको हम फिर से अगर जोड़ दे तो एक पोटैटो की शेप बन जाती है। उसी तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन करके छोटे छोटे जो स्लाइसेस होते हैं उसको जोड़ देते हैं। उसके बाद आपका एक कंप्लीट 3D कंपोनेंट बन जाता है। सो दिस इज द अबाउट कंपोजिट। सो ज़्यादातर ये कंपोजिट्स में यूज किया जाता है 3D प्रिंटिंग। तो कंपोजिट मटेरियल वी विल कम टू इट लेटर ऑन। And composite also include matrix material, fiber reinforcement material, so we will discuss it later with the machine. So this is the basic process of 3D printing. What all happens with the 3D printing is visualized with this single picture. If you look at the picture, you will find there is a 3D model from CAD, and that can be exported into MES, and MES got into the review, and then MES get fixed. If there is some issue with the MES, that get fixed, and then it will go to the preparation of printing, which is known as the process of slicing, and after that that slicing process turned into the 3D printing process. तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो हम किसी भी 3D सॉफ्टवेयर की मदद से, कोई भी आप ऑटोकैड कह सकते हैं या कटिया कह सकते हैं या प्रोई कह सकते हैं या क्रियो कह सकते हैं, यूनिग्राफिक्स कह सकते हैं, सॉलिडवर्क्स कह सकते हैं, या जैसे आपके सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रेविट्स होते हैं, या आप ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर 3ds मैक्स होता है, माया होता है, सारे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इन सारे सॉफ्टवेयर से हमें कैड फाइल जनरेट कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली होता क्या है, यदि आप कैड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हम लिमिटेड हो जाते हैं मशीनिंग के लिए, लेकिन 3D प्रिंटिंग इज एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप लिमिटेड मशीनिंग तक नहीं रह पाते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का आउटपुट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि उसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो मैश फाइल फॉर्मेट होना चाहिए, जिसे हम .htl के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम 3D मॉडल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। तो वो आपका कोई आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो आपका कोई डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हो सकता है, या आपका कोई भी आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो उस सॉफ्टवेयर से आपका एक 3D मॉडल बन जाता है। तो आपको जैसे इस बारे में पता होगा 3D मॉडल कितना ईजी होता है बनाना। किसी कमांड्स को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स को ज्वाइन करके हम 3D मॉडल्स बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर फीचर्स को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। और आजकल एक और टेक्नोलॉजी चली हुई है जिसे हम कहते हैं DFAM, डिज़ाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज नथिंग बट जस्ट अ 3D प्रिंटिंग, अनदर टर्म ऑफ 3D प्रिंटिंग। अगर आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं तो इसका मतलब आप 3D प्रिंटिंग की ही बात कर रहे हैं, या आप रैपिड प्रोटोटाइपिंग कहते हैं तो भी आप 3D प्रिंटिंग की ही बात कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में फ़र्क ये होता है कि जैसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, ये अर्ली स्टेज में जब आया था टेक्नोलॉजी, उस दौरान इस टर्म को दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब इसको मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करने लगे, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहने लगे फिर इसको, उसके बाद जब ये थोड़ा सा लोकलाइज हुआ, थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ और आम आदमी इसको यूज़ करने लगा, तो आम आदमी की टर्मिनोलॉजी में इसका हम यूज़ करने लगे, तो इसका नाम फिर हमने 3D प्रिंटिंग कर दिया, जिससे कि आम आदमी इसको समझ सके। तो इस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो बेसिकली आप इस फिगर में देख रहे होंगे, पहले हमने कैड डेटा से हमने इसको एक्सपोर्ट करके मैश रिव्यू किया। मैश रिव्यू का मतलब है जब भी आप कोई फाइल फॉर्मेट को दूसरे फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आप सपोज करिए आपने किसी भी फोटो के एडिटर पे काम किया, आपके मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे फोटो एडिटर्स हो सकते हैं। जब आप उस पर काम करते हैं
तो आपकी जो इमेज होती है ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि आपको वन शॉट में एक अच्छी इमेज आपको एडिट करने के बाद मिल जाती है, आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपने एक इमेज करी, फिर आपने उसको एडिट किया, उसको एडिट करने के बाद फिर आप उसे जब एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको सूटेबल अपीयरेंस मिल जाता है उसको, तो आपको उसको रिव्यू करना पड़ता है। तो अगेन रिव्यू करने के बाद फिर उसको फिक्स करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी 3D सॉफ्टवेयर से कोई भी डेटा बनाते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, कुछ भी मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में मिले। तो आप उसको फिर मैथ्स को रिव्यू करते हैं, फिर उसको फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के भी पैरामीटर्स वहाँ पे होते हैं। ये 2-3 तरीके होते हैं। आप या तो आप उसको उसी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं जिस सॉफ्टवेयर पे आपने उसको डिज़ाइन किया है, या फिर आप उसको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक 3D प्रिंटर से रिलेटेड डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी होता है। किसी किसी सॉफ्टवेयर में वो चीज़ भी काफ़ी एडवांस होती है, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू मशीन भी वो फिक्स हो जाता है। जैसे किसी किसी मशीन का कोई पैरामीटर होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको फिक्स। उसके बाद प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग। तो प्रिपेयरिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे स्लाइसेस में अगर आप पोटैटो को स्लाइस कर लेते हैं तो उसके बाद वो छोटे छोटे पीसेज में टर्न हो जाता है। तो अगर आप उसको अगेन ज्वाइन कर दें, फिर से जोड़ दें, तो फिर से एक पोटैटो की शेप आपको मिल जाती है। तो उसी तरीके से आप जो मॉडल क्रिएट कर लेते हैं डिजिटली, जो मॉडल क्रिएट हो चुका होता है, उस मॉडल को आप छोटे छोटे स्लाइसेस में काट देते हैं। तो उसे काटने के बाद फिर वो एक जी कोड फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम जी कोड के नाम से जानते हैं। तो ये एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर, जो कि प्रिंटर का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। उसके अंदर पैरामीटर डाल के हम 3D प्रिंटर के फिर उससे हम जनरेट कर सकते हैं। तो those G codes are just similar to all those G codes which are there in CNC machines। तो जो भी जी कोड्स आप क्रिएट करते हैं वहाँ पर, वो सारे जी कोड्स फिर मशीन अंडरस्टैंड कर लेती है, और फिर वो मशीन पे हम उसको लोड कर देते हैं, और फिर मशीन अकॉर्डिंग टू जी कोड वहाँ पर उस प्रोडक्ट को डेवलप करती है। तो डेवलपिंग प्रोसेस वही होती है, लेयर बाय लेयर होती है। आपको अभी हम मशीन फिजिकली दिखाएंगे, और एक मशीन पे करेंटली काम भी चल रहा है, उस मशीन से आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वो काम कर रही है। इसमें टेक्नोलॉजीज अलग अलग होती है, सारी टेक्नोलॉजीज इसमें वर्क करती हैं। पॉलीमर्स में भी टेक्नोलॉजीज वर्क करती है। इसके अलावा आपकी जो मेटल होता है, मेटल के एलॉयज होते हैं, उन सब पे भी मशीन की टेक्नोलॉजीज वर्क करती है। तो अलग अलग पैरामीटर्स के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग तरह की मशीन्स हैं, अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं। तो उस सबको हम करते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे एक कंपोजिट मशीन मिलेगी। जैसा आपने देखा था एक स्लाइड में हमने कंपोजिट की थोड़ी सी बात करी थी, लेकिन अभी उसको मैंने इसके पिछले किया है कि वो मशीन पे आपको समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो कंपोजिट मशीन है हमारे यहाँ पर। फिर हमारे यहाँ पर पॉलीमर बेस्ड मशीन है, जिसे हम सिंपल एफडीएम मशीन कह सकते हैं। उसके अलावा SLA स्टीरियोलिथोग्राफी मशीन है, जिसमें फोटो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू 3D प्रिंटिंग का काम होता है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी हम आपको मशीन पे फिजिकली दिखा के समझाएंगे, और उसके कंपोनेंट्स आपको बताएंगे। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है किस तरीके से काम होता है। ये आपने कैड मॉडल बनाया, या आपने कोई भी उसका ब्लेड बनाया है, क्या कहते हैं, आपको फाइटर का ब्लेड कह सकते हैं आप, या किसी प्लेन का ब्लेड कह सकते हो, वो आपने बनाया है यहाँ पर। उसके बाद उसको आपने कन्वर्ट कर लिया STL फाइल में। जो मैं मैश फाइल की जो बात कर रहा था, उसका जो बेसिक फाइल फॉर्मेट होता है वो STL फाइल फॉर्मेट होता है। फिर आपने उसको टर्न कर लिया उस STL फाइल फॉर्मेट में। उसके बाद आपने उसको स्लाइस किया। स्लाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि एक पोटैटो के जैसे चिप्स आप बनाते हैं, उसी तरीके से हम मॉडल को स्लाइस करते हैं। तो स्लाइस इन द सेंस ये आपको जैसे काट काट के मॉडल के अलग अलग लेयर बना के देता है। अच्छा, ये लेयर जो होते हैं ये इस तरीके से बनाए जाते हैं, मशीन की कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। कोई कोई मशीन 10 माइक्रोन की लेयर भी बना सकती है, कोई कोई मशीन 100 माइक्रोन की लेयर भी नहीं बना सकती है। तो मतलब वो लेयर डिपेंड करता है कि कितने माइक्रोन की लेयर वो जनरेट कर सकती है मशीन। तो उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर उसको उतने ही सेक्शंस में काटता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपकी जितनी भी लेयर का जो रिजोल्यूशन होगा, या आप कह सकते हैं लेयर की जो थिकनेस होगी, जितनी आपकी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना आपका रेजोल्यूशन कम होगा। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कैमराज यूज़ करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये 10 मेगापिक्सल है, ये 12 मेगापिक्सल है,
तो उसका मतलब ये होता है कि उतने मेगापिक्सल पर इंच स्क्वायर के अंदर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप उसको उतना ही जूम करते हैं तो उसके बाद वो इमेज उतनी ज़्यादा ब्लर नहीं होती है। लेकिन जब आप उसको अगर कम मेगापिक्सल के कैमरे की इमेज को आप जूम करते हैं तो ब्लर हो जाती है। तो वो उस सेंस में आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे जितना ज़्यादा आपका लेयर थिकनेस होगा उतना आपका रेजोल्यूशन कम होगा। और ये रेजोल्यूशन ज़्यादातर जेड एक्सिस में नज़र आता है, क्योंकि जेड एक्सिस क्या होती है कि जिसमें लेयर बाय लेयर डिपोजिशन अकर करता है, इस वजह से वो रेजोल्यूशन उस पर इफेक्ट होता है। कुछ हम कंपोनेंट्स आपको दिखाएंगे और मे बी अगर वीडियो से पॉसिबल हुआ आपको विजुलाइज कर पाना तो बहुत ही ग्रेट होगा। बाकी फिजिकली देखते आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से रेजोल्यूशन आपकी सरफेस फिनिश को अफेक्ट करता है, रेजोल्यूशन को अफेक्ट करता है। तो उसके बाद जब जब हम उसका स्लाइस कर देते हैं तो वो फिर स्लाइस होने के बाद एक जी कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जी कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो फाइल मशीन के लिए रीडेबल हो जाती है, तो मशीन उसको आसानी से रीड कर सकता है। तो मशीन रीड करने के बाद उस फाइल को प्रिंट कर लेती है और उसके बाद अगर ज़रूरी होता है तो उसको फिनिशिंग भी अगर देनी होती है मशीन से बाहर आने के लिए, जैसे सपोज करिए कि कुछ पार्ट है उसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है, क्यों लगाया जाता है, वो सारा हम फिजिकली पार्ट आपको दिखा के एक्सप्लेन करेंगे। तो सपोर्ट स्ट्रक्चर को भी रिमूव करना होता है, सरफेस फिनिश आपको अच्छी करनी होती है, उसके लिए आप एंड फिनिशिंग एंड पार्ट ऑफ फिनिशिंग करते हैं। तो इसे बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसको आप डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट भी आप उसमें कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट आप कोटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं या बफिंग कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ये काफ़ी डिटेल्ड फेनोमिना है। इसको आप अगर ऐसे समझे कि कंप्लीट कोर्स होता है, इसमें मतलब आप अलग अलग स्टेजेस पे वर्क कर सकते हैं। जैसे आप कैड मॉडलिंग है, ये अपने आप में एक सेपरेट डिसिप्लिन है। फिर मैश क्रिएशन, मैश फिक्सिंग, टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें एक अलग फिर डिसिप्लिन हो जाता है। तो बहुत सारे फिर डिज़ाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के डिसिप्लिन हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन इसमें काम करते हैं। ये जितना सिंपल आपको दिख रहा है कि मतलब इस तरीके से प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस में आपको नज़र आएगा कि हर एक प्रोसेस में अपना एक साइंस है, अपना एक टेक्नोलॉजी है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसी तरीके से पोस्ट प्रोसेसिंग भी अपने आप में एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे आप हीट ट्रीटमेंट पढ़ते हैं या आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में, तो उस तरह के प्रोसेस सब में इन्वॉल्व होती है। Then it is the differentiate between additive and the subtractive manufacturing. Now subtractive manufacturing क्या होता है आपका, जैसे आप एक ब्लॉक लेते हो, जैसे CNC पे आपने काम किया या आपने लेथ पे काम किया, तो उसमें क्या होता है, आप एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक लेते हो या एक क्यूबॉइडल ब्लॉक लेते हो या कोई भी एक सॉलिड ब्लॉक ले लेते हो। अगर आपको जो शेप देनी होती है तो आप अपना जो ब्लॉक होता है उसको एप्रोप्रिएट टूल लगाने के बाद उसमें से मटेरियल रिमूव करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका मटेरियल वहां से आउट होता है, मतलब आपकी जो शेप होती है वो मटेरियल को रिमूव करने से होती है। तो इस वजह से उस प्रोसेस को हम सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसके अलावा और भी प्रोसेस होती हैं जो हम कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। फॉर्मिंग प्रोसेस होती है जिसपे आपकी कास्टिंग आ जाती है, या आप इंजेक्शन मोल्डिंग आप कह सकते हैं, वो भी होती है। लेकिन अभी बेसिकली हमारा जो प्रोटोटाइपिंग सेक्शन होता है उसमें आपकी CNC मशीन्स, लेथ मशीन्स या 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आती है। तो इसलिए हम इन दोनों की सिर्फ अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्टिव में और एडिटिव में फ़र्क क्या होता है, वहाँ पे आपने क्या किया, एक ब्लॉक को कट करने के बाद फिर आपने एक शेप दिया, उसे आप स्फीयर, जैसे आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, वो स्फीयर आपका क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा शेप आप मतलब वहाँ पे बना लेते हैं। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, जैसे आपकी वाटर जेट कटिंग भी होती है, वहाँ पे भी आप मटेरियल रिमूव करते हैं। आप CNC में डिफरेंट टूल्स के थ्रू मटेरियल रिमूव करते हैं, मिलिंग में आप करते हैं या लेथ में आप करते हैं, तो वो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होती है। जबकि एडिटिव में क्या होता है कि आप लेयर बाय लेयर जो स्लाइस आपने काटे हुए हैं उसको जोड़कर फिर आप एक शेप बनाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है, अगर आप देखें तो जो ब्लॉक है, ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज आपका निकल के बाहर आता है। जबकि एडिटिव में अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई वेस्ट नहीं दिखेगा आपको, आप मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स शेप बना पाना और डिफरेंट एप्लीकेशंस में। उसके बाद एक चीज़ और होती है, अगर आप इस लेफ्ट वाले फिगर में देखें जो आप स्फीयर देख रहे हैं,
तो उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेस एनालिसिस अगर आप करेंगे तो डिफरेंट होगी, क्योंकि ये एक फॉर्म स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग कुछ पार्ट्स जो होते हैं कास्टिंग से बनाते हैं, कुछ कुछ पार्ट फोर्स करके बनाते हैं। तो बहुत सारा फर्क होता है दोनों ही चीज़ों में। तो फोर्ज पार्ट की अपनी एप्लीकेशन होती है, कास्ट पार्ट की अपनी एप्लीकेशन होती है। उसी तरीके से आप सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, मशीन पार्ट को हर जगह पे अप्लाइड नहीं कर सकते। उसी तरीके से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स को भी नहीं कर सकते, लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चर्ड पार्ट जो होते हैं उनके एप्लीकेशन बहुत वाइड रेंज होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं और काफ़ी मतलब अगर आप देखें तो फॉर्म्ड स्ट्रेंथ वाले होते हैं। और उसकी स्ट्रेंथ ऑन द पॉइंट आप इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको आप टोपोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप उसको एनहेंस भी कर सकते हैं। तो ये उसका एक पावर होता है टेक्नोलॉजी का। ये कुछ उसके एडवांटेजेस हैं। कॉम्प्लेक्स शेप आप इससे बना सकते हैं। फ्रीडम फॉर डिज़ाइन होती है। इसके थोड़े एग्जांपल्स आपको सिंगल सिंगल स्लाइड में मिलेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा कि किस तरीके से होता है। कस्टमाइज पार्ट्स होते हैं, कम वेस्ट होता है। जैसे हमने बात करी थी सब्ट्रैक्टिव में आप ब्लॉक को कन्वर्ट करते हैं शेप में तो आपका वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें आपका वेस्ट कम होता है। कम मैं इसलिए कह रहा हूँ, नेग्लेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ पार्ट्स में क्या होता है आपको पोस्ट प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, तो उस केस में आपका मटेरियल वेस्ट होता है, उसे आप नहीं रोक सकते हैं। या आपको कहीं पे सपोर्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे आपको वेस्ट आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ लेस वेस्ट होता ही है थोड़ा बहुत। तो कुछ फ्यूअर अनसोल्ड प्रोडक्ट्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि आपका कुछ प्रोडक्ट है जो मार्केट में डिसकंटिन्यू हो गया, उसको आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लेस ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हम अभी आगे अगली स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स है। अगर आप मतलब देखें कोई भी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी देखें, अपार्ट फ्रॉम द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, you cannot create shapes like this with your conventional technologies. These shapes are only suitable for additive manufacturing technologies. तो ये सारे जो शेप्स होंगे वो आप सिर्फ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही बना सकते हैं। कोई भी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी ये सब कर पाने में या तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा या फिर इम्पॉसिबल होगा। तो ये सारे शेप्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से ही बनाया जा सकता है। ये है कुछ फ्रीडम फॉर डिज़ाइन के एग्जांपल। जैसे आप घर पे बैठे हुए हैं, आपने कुछ सोचा कि हमें कुछ डिज़ाइन करना है, तो पहले प्रोसेस क्या होता था कि पहले आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर आपको मैन्युफैक्चरर ढूंढना होता था, तब उसको करना होता था। आज की डेट में यू कैन नॉट बिलीव कि आप 10-12 हज़ार का भी 3D प्रिंटर लेके इस तरह के कूल गैजेट्स आप बना सकते हैं, आप अपने कस्टमाइज गैजेट्स आप बना सकते हैं। तो जैसे आपको कुछ भी आइडिया आया, जैसे आपके पास कोई आपका टीवी का रिमोट है, उसका बैक कवर जनरली क्या होता है कि वो गिर जाता है, टूट जाता है सेल वगैरह चेंज करने के टाइम पे। आप उसका जो बैक कवर होता है, जो सेल का जो कवर होता है अपना, उसको डिज़ाइन कर कर प्रिंट कर कर आप लगा सकते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनका जो गियर का जो लीवर होता है उसके ऊपर जो प्लास्टिक की बॉडी होती है वो कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो उसको भी आप डिज़ाइन करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं या आप उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी कुछ शेप देख रहे हैं, तो किसी ने अपने मोबाइल का स्टैंड बनाया और साथ ही में स्पीकर के लिए उसमें होल्स भी क्रिएट किए हुए हैं। तो ये सारे चीज़ें आप डायरेक्टली कर सकते हैं और आज आपको किसी भी मैन्युफैक्चरर की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब अपने आप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, बस आप सोचते हैं और आप बना लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी की पावर हो जाती है। अब ये कुछ कस्टमाइज पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा नाइकी है या एडिडास है, ये लोग काफ़ी R&D कर रहे हैं मटेरियल को लेकर भी और डिज़ाइन को लेकर भी। इसके R&D के पीछे रीज़न क्या है? जब भी आप किसी एथलीट को देखते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं तो बेसिकली उसका रिक्वायरमेंट ये होता है कि उसको अपना स्टेमिना बढ़ाना होता है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए उसे एक पर्टिकुलर कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए होता है जो उसको फुल कंफर्ट दे दे। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आपके फुट के हिसाब से फुट प्रिंट लेकर के आप उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप उसको जैसे आप शू के अंदर जो कुशन होता है वो आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फिट शेप एंड साइज। उसके अलावा कुछ लोग जो अपने ऑर्गन्स को खो चुके हैं, जैसे लिम्स को खो चुके हैं या हैंड्स को खो चुके हैं,
वो लोग अपने कस्टमाइज लिम्स वगैरह बनाकर, जो कि अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट होगा, उसमें अगर आप देखें पैरा एथलीट्स जैसे होते हैं उनके बॉडी वेट के हिसाब से काफ़ी हल्के कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर के आपको प्रोस्थेटिक्स देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से जो प्रोस्थेटिक्स हैं वो काफ़ी लाइट वेट या आपके बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन हो जाता है, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे आपका वो बिल्कुल नेचुरल फिट है या नेचुरल हैंड है। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं। उसी तरह से आप ये म्यूजिक का गैजेट आप देख रहे हैं, तो कान के अकॉर्डिंग आप अपना ईयरबड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि आपको कंफर्ट मिलेगा म्यूजिक का, और आपके कान में पेन भी कम होगा। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा अगर ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व हैं या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो आपको यूजुअली ईयरफोन्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं। फिर अच्छी साउंड क्वालिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारा आप कस्टमाइज़ करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ कस्टमाइज पार्ट्स हैं। ये है लेस वेस्ट का एग्जांपल। जैसे आपको मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में इस तरीके से ये आपने एक मटेरियल का ब्लॉक लिया, उसको फिर कट किया, फिर आपका प्रोडक्ट बना और आपको इतना सारा वेस्ट मिला। जबकि उसमें क्या हुआ, पाउडर फॉर्म का मटेरियल लिया आपने, उसको आपने प्रिंट किया, उसके बाद जो सरफेस फिनिशिंग में जो वेस्ट आया वही सिर्फ आपका वेस्ट था, बाकी आपका प्योर कंपोनेंट आपके सामने मौजूद था। तो ये थोड़ा डिटेल्ड है, इस पर अभी बात नहीं करते हैं। यहाँ पे आते हैं। तो ये कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग द 3D प्रिंटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो जो मैंने रेजोल्यूशन की आपसे बात की थी वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जैसे आप जब भी डिज़ाइन करते हैं तो आपने सॉफ्टवेयर में देखा होगा कि उसमें एक डिज़ाइन टॉलरेंसेस होते हैं। तो उस टॉलरेंसेस के अकॉर्डिंग अगर आप उसको ज़्यादा जूम करते हैं तो आपको एक स्फेयर या सर्किल छोटे छोटे लाइंस में आपको दिखेगा। तो उसी तरीके से अगर आप देखें पहले इमेज में, लेफ्ट साइड में आपका पहला इमेज है, उसमें अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 240 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है विद द सेम डायमेंशन ऑफ स्फेयर। जबकि अगर आप मिडिल वाला देखें तो 2400 ट्राइंगल्स हैं विद द सेम डायमेंशन ऑफ स्फेयर, बट द डिफरेंस इज कि आपको वहाँ पर ट्राइंगल्स कम मिल रहे हैं लेफ्ट वाले फिगर में, और राइट वाले में थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं। और जो सबसे एक्सट्रीम राइट वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा फिगर मिल रहे हैं। तो आप उसका रेजोल्यूशन महसूस कर सकते हैं कि उसका काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन है। तो डिज़ाइन में कंसीडर करना होता है कि आपको पार्ट किस तरीके का बनाना है। अगर आपकी स्फेरिकल शेप है तो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा उसको। अब ऑप्टिमाइजेशन के दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आपकी मशीन की कैपेबिलिटी क्या है, फिर आपके सॉफ्टवेयर की और आप जो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या आपका सिस्टम उस फाइल को हैंडल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो जैसे लेफ्ट वर्ड है उसको तो हर एक सिस्टम हैंडल कर सकता है, लेकिन उसका जो आउटपुट मिलेगा आपको वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, उसमें आपको विजिबल फीचर्स नजर आएंगे, रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं आएगा। जबकि बीच वाला जो आप देखें तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है, उसको आपका सिस्टम भी एक्सेप्ट कर लेगा। बट जो राइट वाला है, अगर आपके पास बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है सिस्टम की, आपकी मशीन्स की, तो आप उसके लिए जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही हाई एंड पार्ट है। तो इस तरह के पार्ट्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे एरोस्पेस एप्लीकेशंस होते हैं, जहाँ पे काफ़ी मिनिमम पार्ट्स का अगर आप देखें बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिसाइज पार्ट्स की अगर आप बात करें तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बीच वाले को ही वरीयता दी जाती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत डिजाइन टॉलरेंसेस रखते हैं, लेकिन एरोस्पेस टाइप की इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, वहाँ पे डिजाइन टॉलरेंसेस की गुंजाइश कम होती है। इस वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में काम किया जाता है। तो डिज़ाइन का एक और आपको एग्जांपल समझाते हैं किस तरीके से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आपको इनेबल करती है डिज़ाइन के साथ प्ले करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा केस स्टडी है, मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये एक साइकिल का पैडल, ये एक कन्वेंशनल प्रोसेस से बनता था। हमने एक कन्वेंशनल डिज़ाइन को जब हम ट्रांसफ़र करने लगे अपने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पर, तो हमने देखा कि ये जो आप येलोइश पार्ट देख रहे हैं, ग्रे के साथ येलोइश पार्ट देख रहे हैं राइट वाले, वो आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर है। अब आप अगर सपोर्ट स्ट्रक्चर अभी तक नहीं समझ पाए तो सपोर्ट स्ट्रक्चर वो है जैसे आप अपना
घर बनाते हैं तो उसके ऊपर की जो छत होती है, उस छत को होल्ड करने के लिए उसमें कंक्रीट भरा जाता है, तो उसको होल्ड करने के लिए हम वहाँ पर कुछ सपोर्ट लगाते हैं, जो आप बांस से या लकड़ी से उस सब से हम उस पर सपोर्ट करते हैं, और चदरें होती हैं उसकी मेटल की शीट्स लगाते हैं, उसके ऊपर फिर हम मटेरियल फिल करते हैं, और जब तक वो सेट नहीं हो जाता है आपका कंक्रीट तब तक हम उसको होल्ड करके रखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो भी ओवरहैंग है या छत का स्ट्रक्चर जो एयर में आ गया है उसके लिए हम यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रक्चर लगाते हैं। वो सपोर्ट स्ट्रक्चर आपका हो सकता है कि सेम मटेरियल का हो, अगर सेम मटेरियल का होता है तो वो थोड़ा सा उसकी डेंसिटी कम रखी जाती है, जिससे कि वो जब हम उसको कंप्लीट कर चुके हों पार्ट को तो हम उसको रिमूव कर दें। और अगर डिफरेंट मटेरियल का होता है तो डिफरेंट मटेरियल इस तरीके का होता है कि वो आपका वाटर डिजॉल्वेबल या किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होकर वो फिर रिप्लेस हो जाता है। तो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर इसलिए आता है कि आपका जो ओवरहैंग पार्ट है उसको आप इजीली क्रिएट कर सकें। तो हमने पहले ये कन्वेंशनल को डायरेक्ट लगाया तो इतने हमें सपोर्ट स्ट्रक्चर मिल रहे थे, तो आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रक्चर। फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया फाइल्स में। तो अगर आप राइट में टॉप इमेज देखें तो उसमें आपको थोड़ा सा मिनिमम सपोर्ट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रक्चर की कुछ खासियत होती है कि अगर आपका ओवरहैंग 0 डिग्री से 45 डिग्री तक है, तो 0 डिग्री से 45 डिग्री के सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बहुत मैंडेटरी है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर एंगल आपका हो जाता है तो आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहेगी, बहुत कम ज्योमेट्रिकल फीचर्स होंगे जिसमें आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स रहेगी। तो उसी तरीके से आप अगर थर्ड वाला फिगर देखें जो राइट में डाउनवर्ड है, तो उसमें हमने थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम सपोर्ट स्ट्रक्चर वहाँ पे थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, जो कि एक सर्कुलर ज्योमेट्री पे लगा हुआ है। बाकी हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। लेकिन इससे हुआ क्या है, जो आपका पहले मटेरियल कंज्यूम हुआ था, यूज हुआ था कन्वेंशनल मेथड में, उससे थोड़ा मटेरियल आपका बढ़ गया है। हालांकि ये मटेरियल इतना नहीं बढ़ा है क्योंकि आपको पूरे ब्लॉक को काटना पड़ रहा था कन्वेंशनल प्रोसेस में, तो मटेरियल तो हालांकि यहाँ पे सेव ही होगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी उसका जो वेट होगा वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। जबकि एक साइकिल में अगर आप देखें तो मॉडर्न साइकिल्स में वेट रिडक्शन बहुत ही की पैरामीटर होता है। तो उसको फिर फर्दर हमने ओरिएंटेशन के साथ प्ले किया। ओरिएंटेशन में क्या होता है, जैसे आप हेलो, तो आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं होती है कि आप उसको डिफरेंट ओरिएंटेशन में करके और उसको मशीन कर सके। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी ओरिएंटेशन में अकॉर्डिंग टू योर ऑप्टिमाइजेशन आप किसी भी ओरिएंटेशन में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने डिफरेंट ओरिएंटेशन में काम किया, तो इसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर आपको पहले फिगर से थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन ये इतना कम भी नहीं है। फिर इसमें भी फर्दर मॉडिफिकेशन किया हमने। तो फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद आप देखते हैं कि सपोर्ट स्ट्रक्चर रिमूव हो गया है। तो अब ये सारी चीज़ें हम किसके साथ कर रहे थे, जो आपका पहले से कन्वेंशनल डिज़ाइन था। लेकिन कन्वेंशनल डिज़ाइन को ही मॉडिफाई करते करते हमने मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज, उसके बाद भी सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद रिमूव कर पाए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह के शेप्स बना सकते हैं जिसमें आप थोड़ा सा आप ज़्यादा खूबसूरत स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रक्चर कम्प्लीटली रिमूव होगा यहाँ पर, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आप यहाँ पर बना सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होंगे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और वेट रिडक्शन भी होगा और सपोर्ट स्ट्रक्चर किसी में नहीं आएगा। तो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं इसके थ्रू। हमें कन्वेंशनल डिज़ाइन को नो मोर करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं किसी नए मॉडर्न डिज़ाइन के लिए। एक और केस स्टडी मैं आपको दिखाता हूँ इसी से रिलेटेड। ये एक एयरक्राफ्ट की सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट का बकल है। तो ये बेसिकली अगर स्टील में बनाते हैं हम लोग तो 155 ग्राम का होता है, और अगर एल्यूमिनियम में बनाते हैं तो 120 ग्राम का होता है। तो ये काफ़ी सॉलिड होता है, और ये एक बकल जो होता है अगर 155 ग्राम का है या 120 ग्राम का है, और ये एक एयरक्राफ्ट में आप इमेजिन कर सकते हैं, नॉर्मल एयरक्राफ्ट में आपको एक रो के अंदर
6 सीट्स होते हैं और कंप्लीट रोज अगर नॉर्मल एयरक्राफ्ट की बात करें 30 से 35 तक होती है, तो कितना वेट उसमें आ जाता है इन सीट बेल्ट की वजह से। तो इसका कोई डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाया। तो ये 68 ग्राम तक का वेट रिडक्शन हुआ। तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में ये वेट रिडक्शन मैटर्स अ लॉट, क्योंकि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में वेट का बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वेट वहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखें, आप जब अपने बैगेज के साथ जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक एक केजी का 400-400 500-500 रुपये का रेट आपका बढ़ जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी मैटर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप वेट रिडक्शन इतने सीट बेल्ट पे कर लेते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए इकोनॉमिकल हो जाता है। और साथ ही साथ आप देखें ये डिज़ाइन काफ़ी लाइट होता है, तो ये पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट भी होता है एक तरीके का। तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं टेक्नोलॉजी में। लिमिटेशंस क्या हैं कि अगर आप मान लो मास प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट या कुछ छोटा बैच करने जा रहे हैं तो उसके लिए तो सूटेबल है। लेकिन अगर आप मास प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता है। क्योंकि आप अगर देखें मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप अगर एक कार की बात करें तो 1 मिनट 20 सेकंड में भी एक कार तैयार हो सकती है, तो मास प्रोडक्शन की बात होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट को क्रिएट करने जाओगे तो आपको, अगर आप छोटे अमाउंट के लिए जाओगे, छोटे बैच के लिए जाओगे तो आप जल्दी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक मास प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग होता है उसको मीट कर पाना। कॉस्ट थोड़ा सा अभी अगर आप देखें मटेरियल टेक्नोलॉजी सब कुछ, क्योंकि अभी इनिशियलाइज स्टेज में, और इंडिया में तो वैसे भी इनिशियलाइज स्टेज में है, तो आप अगर इंडिया के हिसाब से देखें कॉस्ट काफ़ी हाई जाती है। उसके बाद स्किल का मिल पाना इस टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। स्किल अभी उतनी एबंडेंट नहीं है और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप देखें इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, तो अगर कोई व्यक्ति अपना करियर इस फील्ड में बनाता है तो उसके लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और एक तरीके की ग्रीन टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आप देखें ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि एमिशन फ्री टेक्नोलॉजी, तो और डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब इंडस्ट्री 4.0 उससे एसोसिएटेड हुई है। तो ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप फ्यूचर में इसके साथ करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स हम यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हम यूज भी कर सकते हैं। तो मटेरियल्स एक चैलेंज है। जैसे अभी कन्वेंशनल में जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है सिंस लास्ट 150 to 100 ईयर्स। लेकिन अभी जो नए मटेरियल्स हैं उन पे टेस्टिंग चल रही है। पुराने मटेरियल्स को एकदम से रिप्लेस कर पाना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके एक सोर्सेज क्रिएट हो चुके हैं। तो नए मटेरियल्स को सोर्स कर पाना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। उनका जनरेशन प्रोसेस और वो सारी प्रोसेस में अभी टाइम लग रहा है। इसकी वजह से मटेरियल्स एक चैलेंज है यहाँ पर, क्योंकि कन्वेंशनल मटेरियल वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मीट नहीं कर पाते हैं, और जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन है उसको भी मीट नहीं कर पाते। तो ये कुछ ऑपरेशन हैं, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। ये स्लाइसिंग प्रोसेस है। तो अभी मैं ज़्यादा इसमें थियोरेटिकल में ना जाके फिर मैं आपको मशीन का डेमोस्ट्रेशन देना चाहूँगा। तो ये थोड़ा सा मैं स्लाइड को स्किप फास्ट करके मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहता हूँ। स्लाइसिंग प्रोसेस क्या है। एक शेप आप देख रहे हैं, उसको आपने स्लाइस कर लिया, उसके बाद आप देख रहे हैं प्रिंटर से वो लेयर बाय लेयर प्रिंट हो रहा है। और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हम स्लाइसिंग के यूज़ करते हैं। क्यूरा हो गया, सिंप्लीफाई 3D हो गया, आइडिया मेकर हो गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे SLA की मशीन अगर आप बोले तो उसके अकॉर्डिंग प्रीफॉर्म या फिर बिल्ड मैनेजर, ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ स्लाइसिंग के रोल हैं। इसमें रिपेयर, मॉडिफाई, STL फाइल कर सकते हैं। जैसा हमने बात करी थी कि मैश फिक्सिंग, ये हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन हर एक सॉफ्टवेयर के पास ये कैपेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसके लिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री अलग से भी चलती है। प्रिंट पोजिशनिंग, जैसे हमने ओरिएंटेशन की बात करी थी, या कहाँ पे हमें किस पोजीशन पे प्रिंट करना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सेटिंग्स हम कर सकते हैं, जैसे हमने रिजोल्यूशन की बात करी, और इसके अलावा बहुत सारे सेटिंग्स हैं। मैं आपको पार्ट दिखाकर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में। और
लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इनटू जी कोड फाइल फॉर्मेट। सारे जितने मशीन 3D प्रिंटर्स होते हैं ज़्यादातर जी कोड फाइल फॉर्मेट्स की फाइल को पढ़ते हैं, तो जी कोड फाइल बनाते हैं। और इसके अलावा ये टाइम एस्टिमेशन आपको बता देता है, मटेरियल बता देता है कितना कंज्यूम होगा। ये कुछ इसके रूल्स, ये कुछ टर्म्स हैं, ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आई विल गो थ्रू माई मोबाइल फ़ोन। ये कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, और ये दिखाने के बाद मैं मोबाइल फ़ोन पे आपको लैब का डेमोस्ट्रेशन करूँगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए, एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। ये कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस है, आप अगर देखें तो काफ़ी मेडिकल में भी ग्रोथ हो रही है। अगर आप देखें स्कल का इम्प्लांट आप क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादातर टाइटेनियम या कैल्शियम फॉस्फेट या टिश्यूज़ या बोन्स, ये सारा कुछ हम प्रिंट कर सकते हैं। ये कुछ डेंटल एप्लीकेशंस हैं, डेंटल सर्जरी फिक्सचर्स, इम्प्लांट्स, ब्रेसेस, ये अलाइनर्स, ये सब कुछ हम इसमें बना सकते हैं। ये कुछ प्रोस्थेटिक्स हैं, आप देख सकते हैं रियल पीपल के रियल फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोस्थेटिक्स काम करते हैं। ये कुछ आपके प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स हैं, ये आर्किटेक्चर हैं। और आप यहाँ राइट साइड में जो मशीन देख रहे हैं, उससे आप रियली एक्चुअल हाउसेस बिल्ड कर सकते हैं। चाइना और दुबई अभी हाउसेस स्ट्रक्चर 3D प्रिंटर से डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा इटली में एक कंपनी है डेल्टा वेस्ट, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे उसकी, तो आपको मिलेगा कि क्रेन वेस्ट नाम से एक प्रोडक्ट है उनका। तो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड बिल्डिंग्स वो उसके थ्रू बनाते हैं, तो उन्होंने कंप्लीट सिटी भी उससे 3D प्रिंट करके बनाई है। तो ये कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, मल्टी जेट मॉडलिंग, कलर जेट प्रिंटिंग, स्टीरियोलिथोग्राफी, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। तो ये सारी प्रोसेस जो है हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इसके अलावा स्टीरियोलिथोग्राफी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, और इसी के अंदर फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग के अंदर ही एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम LDM कहते हैं, लिक्विड डिपोजिशन मॉडलिंग, वो हमारे पास है। उसके अलावा इसी से एसोसिएटेड एक कंपोजिट 3D प्रिंटिंग है, वो हमारे पास है। तो इसका डेमोस्ट्रेशन अभी हम करने जा रहे हैं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, लिक्विड बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, पाउडर बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, सॉलिड बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। दीज आर अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल कंजप्शन इन द मशीन। और इसके कुछ मैं जल्दी से फिगर्स दिखा देता हूँ। ये SLA का प्रिंसिपल है, जिसमें कि आप लेजर के थ्रू सेंटरिंग करते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल, लिक्विड मटेरियल यूज होता है, ये मशीन में आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर ये मटेरियल जेट प्रिंटिंग है, इसमें एक नोजल होती है जिससे मटेरियल इजेक्ट होता है, उसके बाद वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करके प्रिंट करता है। और ये सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग है, जिसमें आप पॉलीमर्स और मेटल दोनों को कर सकते हैं, तो पाउडर फॉर्म में आपका मटेरियल होता है। और ये बाइंडर जेटिंग, इसके अंदर ही पाउडर फॉर्म में मटेरियल होता है, लेकिन यहाँ पे लेजर की जगह बाइंडर यूज करते हैं। और ये लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंदर आप लेयर बाय लेयर प्लास्टिक की या कागज की शीट्स को लेजर के थ्रू काट के चिपकाते हैं लेयर बाय लेयर, और उसके बाद आपका कंपोनेंट क्रिएट होता है। ये आपका फ्यूज फिलामेंट फैब्रिकेशन या FDM भी हम इसको कहते हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, जिसके अंदर आपका वायर फॉर्म में जो मटेरियल होता है उसको मेल्ट करके नोजल के थ्रू डिपॉजिट करते हैं। ये मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखाने जा रहा हूँ। तो ये कुछ की एरियाज हैं, सरफेस फिनिश, स्पीड, इंस्पेक्शन, स्ट्रेंथ, ऑटोमेशन, स्किल, कॉस्ट। तो सरफेस फिनिश अभी जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज में नहीं आती है। और स्पीड, जैसे मैंने आपको कहा कि सिंगल या बैच पार्ट्स में आप जल्दी से बना सकते हैं। इंस्पेक्शन का भी जैसे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन में चीज़ें होती हैं उसका इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक, ये सारा होता है। तो अभी यहाँ पर इंस्पेक्शन का कोई पैरामीटर क्राइटेरिया सेट नहीं है, तो ये की एरिया है। उसके बाद स्ट्रेंथ, अब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी होती है जिसमें जेड की स्ट्रेंथ थोड़ी वीक होती है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ पार्ट की किस तरीके से वो वीक हो जाती है और क्यों होती है। ये मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा पार्ट्स आपको दिखाने के बाद। फिर ऑटोमेशन, अब जैसे क्या होता है, आप लाइन पे अगर काम करते हैं या रोबोट्स के साथ काम करते हैं, तो रोबोट्स प्रोग्राम करके वो अपने आप पिक एंड प्लेस और पिन और वेल्ड, ये सारे ऑपरेशंस रोबोट्स करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, आपको मैनुअल इंटरवेंशन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो अभी थोड़ा सा बाकी है इसमें। उसके बाद स्किल, यहाँ पे अब जैसे मैंने आपको कहा था कि एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो ये स्किल एक की एरिया है। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन एक और पैरामीटर है यहाँ पर, तो ये कुछ की एरियाज हैं।
ये कुछ कैरियर एस्पेक्ट्स हैं, डिजाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, प्रोग्रामिंग फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशंस फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये कुछ कैरियर एस्पेक्ट्स हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं विद द रैपिड प्रोटोटाइपिंग फील्ड। ये कुछ डिज़ाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्टिमाइज्ड पार्ट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर वेट रिडक्शन और मटेरियल रिडक्शन की बात की जाती है, तो इससे आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस वो आ जाता है। तो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द स्ट्रेंथ यू कैन चेंज द मॉडल, लाइक अर्लियर वी डिस्कस विद द सीट बेल्ट केसेस। In the same manner, you can develop various parts of various applications. There are service bureaus which are available in the market. Like you can say some websites are there running on the internet portal where you can send your 3D file, or you can say the CAD model to them, and they can then revert back with the physical model with the required material, required technological material. This is something where you can pursue your career. Like if you think this is related with the mechanical engineering only, it is not. It is related to the every field. You can pursue your career in different fields. Like biomedical, you can see various applications in prosthetics, organ implants, all those things. Apart from this, the you can say the programming is one more concern in the field. So the computer science students can also pursue their career in this field. So it is not only associated with the mechanical or electronics or mechatronics, it is related to the all the branches. Then these are some innovations. You can see the structure for lightweight of अगर आप देखें यहाँ पर जो बीच वाला फिगर है उसमें विंग्स हैं एयरक्राफ्ट के, वो हनीकॉम स्ट्रक्चर से उसका लाइट वेट करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो आप लेफ्ट साइड में जो फिगर देख रहे हैं उसके अंदर आपने क्या किया, जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर आपने डिफरेंट मटेरियल की कोटिंग। हालांकि एक प्रोटोटाइप है, लेकिन अगर आप इसको रियल टाइम एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सोसाइटी के लिए। और जो राइट वाला फिगर है वो एक कन्फॉर्मल कूलिंग है। अगर आप देखें, अगर आप समझे, अगर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पैरामीटर होता है कूलिंग। तो यहाँ पर यहाँ पर कूलिंग के लिए एक नया टर्म आ जाता है, कन्फॉर्मल कूलिंग। तो कन्फॉर्मल कूलिंग से क्या होता है कि आपकी जो कूलिंग है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, जिससे कि आपके बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में वो नहीं होते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसको हम 3D प्रिंटिंग के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं। There are some training, you can start your training, and these are some industries which are actively participate in additive manufacturing fraternity. So engineering, manufacturing, architectural, medical, dental, art and culture, prosthetics, all those applications are already active in this field and they are getting benefited with this. So these are some industries or printer categories. You can see all those people, you name it, they all are there. Aircraft, some parts, actual parts, you can see. These are some additive manufactured parts for aerospace. These are the actual automotive parts. These are again automotive parts. These are some medical parts, actual implants, and smart material is also there. These are some more medical parts. These are some food grade things. You can also create food items with this. These are some customized parts for style. These are some sculpture parts. Again, the sculptures, art and sculptures. These are the actual parts from the Delta company, which I have discussed earlier. Then architectural, few more architectural buildings. This is the actual process running in China. These are the jewelry accessories parts. So you can look
everywhere the technology is existing. So you can see everything here. Wherever you see, you will find the thing. So this is all with the slides, and now I am moving to my mobile phone so that I can share the lab with you. Hello, sir. Actually, you have to enable me for video. I am logged in with my mobile phone. हेलो, हाँ आवाज आ कैन रही है आई सर। या तो बिल्कुल देख पा रहे सबको हैं सबको दिख रहा है कैमरा व्यू? सर। जी जी बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। ओके ओके। तो मैं थोड़ा सा पार्ट्स को आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने ये एक पार्ट बनाया है, ये पार्ट एक पिस्टन स्ट्रक्चर है। तो ये हमने एसएलए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया, तो काफी फाइन पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है और आप इसमें डिटेलिंग देख पा रहे हो। उसी तरीके से ये हमने एक स्टैचू क्रिएट किया हुआ है, एसएलए से हमने स्टैचू क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद छोटा सा हमने ये एक फैन बनाया है, काफी फाइन डिटेल आप देख पा रहे होंगे। ये हमने एक बैंगल बनाया है जो कि आप ज्वेलरी एप्लीकेशंस को कर सकते हैं। ये हॉर्स है, फाइन डिटेल में आपको दिख रहा होगा। ये अगेन हमने एक स्टैचू क्रिएट किया है। इसके अलावा आपको रूटर नजर आएगा। ये गियर है, अगर आप देख पा रहे होंगे काफी डिटेल्ड गियर है ये। तो ये जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने बनाया है, और ये जॉ का भी मैं आपको दिखा दूं। ये अलाइनर्स के लिए हम जॉ का ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिससे कि आप अलाइनर्स बना सकें इसके अकॉर्डिंग। तो ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स आज पर आ रहे हैं जिससे कि आप मतलब पहले जो ब्रेसेस लगाते थे लोग, तो उससे काफी एम्बेरसमेंट होता था, विजिबल होते थे। तो ये एक मशीन है हमारे पास, स्टीरियोलिथोग्राफी, जिसपे सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो इस मशीन के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कलर एक्रिलिक शीट है। तो ये बेसिकली कलर्ड एक्रिलिक शीट होने का रीजन ये है कि इसके अंदर हम कोई भी डायरेक्ट लाइट सोर्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर यूवी सेंसिटिव मटेरियल होता है। तो एवरी लाइट सोर्स एज यू नो मस्ट बी हैविंग अ यूवी source in it. So just because of that, so that UV light can be filtered through this color screen, हमने इसको कलर्ड का केसिंग किया हुआ है। इसके अंदर यदि हम खोलते हैं, हालांकि थोड़े बहुत टाइम के लिए कुछ नहीं होता है, तो इसके अंदर आप देखेंगे एक वाइपर है और ये आपको लिक्विड मटेरियल यहाँ पे दिख रहा हो। तो ये वाइपर जब मशीन प्रिंट कर रही होती है तो ऑटोमेटिकली ये वाइपर वाइप करता है और मटेरियल को मिक्स भी करता है, जिससे कि आपका मटेरियल प्रिंटेबल हो जाता है।
और साथ ही साथ वो जो लेयर होती है फाइन लेयर, इस पे हम करीब 25 माइक्रोन की लेयर का पार्ट बना सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्ड प्लेटफॉर्म, तो ये नीचे आता है और फिर ये नीचे आने के बाद वाइपर वाइप करता है और यहाँ से आपका मटेरियल आता है जितना भी रिक्वायर्ड होता है। तो मटेरियल की कार्ट्रिज यहाँ पे लगी हुई है और ये आपका कंट्रोल पैनल है, इसके थ्रू हम यहाँ पे कमांड देते हैं। तो कमांड बेसिकली सॉफ्टवेयर से आती है, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे वाईफाई के थ्रू या आपका लैन केबल के थ्रू आपकी कमांड आ जाती है और उस कमांड के बाद फिर यहाँ पे हम फिट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पैनल है हमारे पास, इस पैनल से हम कनेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, इसके अंदर कौन सा रेजिन है, कौन सी कार्ट्रेज है, कितनी कार्ट्रेज बची हुई है, कितना टेम्परेचर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये SLA टेक्नोलॉजी है जिससे हम इतने फाइन डिटेल पार्ट कर सकते हैं। तो इसका ये कुछ स्पेसिफिकेशन आप अगर दिख रहा होगा आपको, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जैसे जो बिल्ड प्लेटफॉर्म है वो 175 बाई 170 145 बाई 145 बाई 175 है। तो ये इसका बिल्ड वॉल्यूम होता है। और इसके साथ हमारे पास ये एक पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेशन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ एसीटोन या फिर इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम उसको वॉश करते हैं। ये वो वाला स्टेशन है। और डिफरेंट टूल्स इसके होते हैं, जैसे बिल्ड प्लेटफॉर्म से हमें पार्ट को रिमूव करना होता है तो वो उसके लिए टूल्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो XY मोशन है वो आपका लेजर में होता है, लेजर यूनिट इसके नीचे होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इसके नीचे लेजर यूनिट होती है और लेजर यूनिट से लाइट नीचे से होती है, उसके बाद वो XY मोशन करती है। और जेड का मोशन आप यहाँ पे लीड स्क्रू देख पा रहे होंगे, इसके थ्रू ये बेड ऊपर नीचे जाता है। तो पार्ट आपका बनता है इस पर, ये इसका ऑपरेशन होता है। और ये इसका पोस्ट क्योरिंग स्टेशन है, इसके अंदर आपकी यूवी लाइट होती है। अगेन ये जो पैनल आप देख पा रहे हैं यूवी लाइट का पैनल है और ये आपका यूवी लाइट को फिर से फिल्टर करता है, तो बाहर भी यूवी लाइट आपकी नहीं आ पाती। तो इसके अंदर आप कंपोनेंट रखते तो और ज़्यादा टफ हो जाता है। बेसिकली इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं काफ़ी ब्रिटल होते हैं और काफ़ी मतलब सॉफ्ट भी होते हैं। तो कई मटेरियल तो ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो रिजिड होते हैं। तो वो कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे वर्क करते हैं। तो इसके एप्लीकेशन बेसिकली अगर हम बात करें तो डेंटल जैसे आपने देखा, उसके बाद ज्वेलरी में बेसिकली इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का काम होता है। जैसे हमने सपोज करी एक छोटी सी ज्वेलरी यहाँ पे क्रिएट करी, मैं आपको एक ज्वेलरी पार्ट दिखाता हूँ। ये जैसे हमने क्रिएट करी, ये बेसिकली नॉर्मल रेजिन है, नॉर्मल ABS लाइक मटेरियल है, लेकिन ये ही अगर कास्टेबल रेजिन होगा तो इससे हम कैविटी क्रिएट कर लेंगे इन द सिलिकॉन मोल्ड या फिर POP। उसके अंदर फिर हम गोल्ड या सिल्वर को पोर करके फिर ये लॉस्ट वेस्ट वैक्स कास्टिंग की तरह वर्क करेगा और उसके बाद आपका ये शेप लेने के बाद ये मटेरियल बन जाएगा। तो ये कुछ ऑपरेशंस हम इसके इसके थ्रू कर सकते हैं। बाकी इसके और भी डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट SLA। दिस इज नॉट ऑल but with the like you can say online mode, we can just explain a little bit about it. Apart from this, here you can see a running machine here. This is the panel of the machine and this is in the functional mode. So here one part is building right now. You can see this is the head which is moving around and this is the wire from material which is coming from here. There is a spool of the wire. You can see this spool of the wire is going through here and then coming down to here through the limit switch. So after that it will go here and with the help of a gear roller mechanism it will extrude the material with the hot nozzle. So in this way it works. Apart from this, one more apparatus is there which is LDN kit, which I explained with the slides as well. So in this we can fill the sand, we can fill the clay, and with the help of this pipe and one more apparatus is there. This is the head for the clay extrusion. With the help of this head we can print in clay. So with the help of pneumatic pressure, this head will work and create products in the same manner as the plastic does. So plastic is still which are working and right now the production is going on.
Apart from these, we have developed all those parts here. You can see, and this one is from clay. This one is from clay. This is the clay part. If you look at it, very soft actually right now, but it can be made tough with the help of a sinter. तो हम इसे अगर सिंटर में रख देंगे तो काफी हार्ड हो जाएगा. और students also developed some projects over here. So this is the project did by one student, and this is again a project. So this is comes under the mini project category. So they have developed a fan blower. So you can see inside it, you will find one blower is there inside. Then this is a coupling, and you will find this is a connecting rod. This is a model of screw jack. Students has designed themselves customized screw jack. It is not as the similar as which you see around, but this is just something they did by themselves. This is a Taj Mahal structure which we have developed, and apart from this, this is a knuckle joint assembly. Complete assembly is there, so you will find every part of knuckle joint. And this is one more project made by the students. Or one thing I want to share with you about the support structure. Like earlier we mentioned, the support structure is required for the overhang. So this is the part, if you look at this, there are various positions where the support structure was required. So this is little portion of the part. This is the little portion of the part where support structure was required. So this is the thing. This is the support structure which was actually present at the time of printing. So it was like this. The support structure was like this. So after completion of the part, we removed it and we get the actual part, and this is the support structure. तो सपोर्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसकी डेंसिटी कम होती है. ये आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर है. तो ये ओवरहैंग था, यहाँ पर इस पोजीशन पे ओवरहैंग था, यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रक्चर लग गया, तो ये वाला पार्ट आपका बन गया. तो ये हवा में था, अगर आप इसको एज इट इज बिना सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये फिर यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा. ये वेरी इजीली अलग हो गया. और ये मजे की बात ये है कि इसके अंदर ये मटेरियल सेम मटेरियल है जिससे आपका पार्ट बन रहा था, सिर्फ डेंसिटी का फर्क. इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये आप पार्ट देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं. ये होल्स क्या है, हमने जो भी पार्ट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, जितने भी पार्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो सारे के सारे पार्ट सॉलिड नहीं है. सारे पार्ट्स आपके सॉलिड नहीं है, इनको हमने अंदर से पार्शियली फिल किया हुआ है इस तरीके से. ये हमने उसी को दिखाने के लिए, पार्शियली फिल्ड है उसको दिखाने के लिए हमने आपको दिखा रहा हूँ. ये इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है या ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है. तो ये इनफिल जो है हमारे पास, ये काफी पार्शियल में है, ये कंप्लीट सॉलिड पार्ट्स नहीं है सारे के सारे. तो हमने इनके अंदर फिलिंग की है. तो फिलिंग बस बाहर से आपको सॉलिड दिखेगा, अंदर से सारा का सारा पार्ट आपको हॉलो रहेगा. मतलब इसके अंदर फिलिंग डेंसिटी पार्शियल है. ये कुछ पार्ट्स हमने इस मशीन पे बनाए हैं. तो ये मशीन FDM टेक्नोलॉजी की मशीन है, जिसके अंदर वायर फॉर्म में मटेरियल यूज करते हैं और उसको मेल्ट करके नोजल के थ्रू हम निकालते हैं. साथ ही साथ ये न्यूमेटिक प्रेशर से कोल्ड एक्सट्रूजन होता है. न्यूमेटिक प्रेशर से स्लरी के फॉर्म में आपका सैंड या फिर आपका कह सकते हैं कि क्ले, वो आप एक्सट्रूड कर लेते हैं. तो इसकी नोजल का डाया जो होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो इससे थोड़ा रिजोल्यूशन पे फर्क आएगा. और जो आपकी प्लास्टिक वाली नोजल होती है उसका स्टैंडर्ड डाया 0.4 mm होता है, और ये वेरी करता है 0.25 mm से लेके और अप टू 3 mm 5 mm तक जाता है. लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको रिजोल्यूशन और आपको वॉल्यूम कितना क्रिएट करना है.
तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है मशीन, बट इस मशीन पे हम ज़्यादातर 1.2 के साइज के नोजल तक जा सकते हैं। और इसका हाईएस्ट टेम्परेचर आपको 300 डिग्रीज मिलेगा। तो उस रेंज में इतनी मटेरियल होती है, PLA, ABS, HIPS, PETG, पॉलीकार्बोनेट, नायलॉन, और नायलॉन के वेरियस ग्रेड PA12, PA6, PA11, ये सारे मटेरियल्स हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिजॉल्वेबल मटेरियल्स होते हैं, जैसे PVA होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल, वो सारे मटेरियल भी हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्लेक्स मटेरियल भी होते हैं, TPU, जैसे ये मटेरियल है फ्लेक्स का है, ये हम इसमें प्रिंट करते हैं। और कुछ ये स्टूडेंट्स ने ये बनाया है, विंड टरबाइन का स्ट्रक्चर है, अगर आप ये देखें तो उसका विंड टरबाइन का पूरा। उसके बाद जो सबसे एडवांस मशीन है, उससे पहले मैं आपको एक स्कैनर दिखा देता हूँ। ये है वाइट लाइट 3D स्कैनर, जिससे कि हम किसी भी कंपोनेंट का फिजिकल कंपोनेंट है, जैसे ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम स्कैन करके उसका 3D डेटा हमारे पास आ जाता है। उस डेटा को हम फर्दर प्रोसेस करके प्रिंट भी कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे चाइना, आप जानते हैं कि कोई भी कंपोनेंट है उसको री इंजीनियरिंग करके उसका इकोनॉमिकल वेरिएंट लॉन्च कर देता है, तो ऐसा ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये है यहाँ की मोस्ट एडवांस्ड मशीन, विच इज नोन एज मार्कफोर्ज मशीन। तो ये एडवांस इसलिए क्योंकि इस पे हम कंपोजिट में प्रिंट कर सकते हैं। तो कंपोजिट में प्रिंट कैसे होता है, इसका जो मटेरियल होता है होता वायर फॉर्म में ही है, तो यहाँ से आता है, और ये आपका इसका हेड है। इसका मैकेनिज्म कार्टिजन है। पिछली वाली जो मशीन थी उसका मैकेनिज्म डेल्टा था। कार्टिजन मैकेनिज्म में XYZ यहाँ पे काम करती है। XY आपका हेड के ऊपर आ रहा है, ये वाला, और Z आपका यहाँ पे बेड के ऊपर आता है। इसके अलावा यहाँ पे एक खूबी और होती है, जो आपका मटेरियल होता है वो ऑनिक्स मटेरियल है, जो कि नायलॉन 6, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड नायलॉन होता है, नायलॉन 6 प्लस सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाइबर का मटेरियल यहाँ पे आता है, मेन मटेरियल। फिर ये फाइबर मटेरियल यहाँ से आता है, कैपिलरी से। तो अगर फाइबर मटेरियल का स्कूल आप देखें तो ये फाइबर मटेरियल का स्कूल है, और ये इस तरह का होता है। हमने थोड़ा सा एक सैंपल ले रखा है, ये आपका फाइबर मटेरियल है, जो कि बीच में हम रेनफोर्स कर सकते हैं इंटरलेयर, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल बढ़ती है। तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि आप एल्यूमिनियम को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर विदाउट आप फाइबर यूज करते हैं तो इसकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखाऊंगा। ये हमने शील्ड बनाई थी, जो आप देख रहे हैं आजकल फेस शील्ड जो होती है, ये हमने यहाँ पे बनाई थी। इसमें हमने वाइजर लगाया था, और ये इसकी ट्रांसपेरेंट फिल्म भी है। इसको हम इस पे लगा के और इसको शील्ड के तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमने कुछ मास्क क्रिएट करे थे पैंडेमिक के लिए। और जो मैंने आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर की बात की थी, वो यहाँ पे भी आता है। ये मास्क का सपोर्ट स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि ये इसमें भी ओवर हैंग्स आ रहे थे, तो इसके लिए मास्क में भी सपोर्ट स्ट्रक्चर लगा था। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर, ये एक असेंबली है बेयरिंग, क्योंकि एक असेंबली होते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स होते हैं, और इनर और आउटर कोट क्या बोलते हैं इसको, आई एम स्लिपिंग दैट वर्ड, कॉलर, या तो इनर और आउटर होता है। तो इसका ये सब सेपरेटली बनते हैं, बट हम इस मशीन के थ्रू ये सिंगल पीस में बना सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास। ये हमने एक असेंबली बनाई है। ये एक इनोवेशन है हमारे यहाँ की लैब की, जो हमने एक प्लग का सॉकेट बनाया है हमने। उसके अलावा ये कुछ स्क्रू और नट, और इसका प्रिसीजन काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आप जो असेंबली जो आप करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा असेंबली हो जाता है। ये हमने एक और असेंबली बनाई है यहाँ। इसमें इंसर्ट भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने मेटल इंसर्ट किया हुआ। तो मेटल इंसर्ट से क्या फ़ायदा होता है, जहाँ पे वियरिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो आप प्लास्टिक पे रिलाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होता है, मेटल के साथ ही जाना पड़ता है। ये एक एक्चुअल एंटीना है, जो कि आपके जो चंद्रयान था उसके लिए हमने डिज़ाइन किया था, जो कि इसरो ने जो लॉन्च किया था, तो उसका ये एंटीना है। तो इसके ऊपर बेसिकली प्लास्टिक तो वर्क नहीं करेगा, बट
इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है क्रोम की, जिसकी वजह से कंडक्टिव हो जाता है और ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग इजीली हो जाता है। और ये कुछ गियर है, फाइन गियर यू कैन सी। इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने इससे बनाए। ये काफ़ी प्रिसाइज मशीन है, इसमें आप मैसिंग भी करा सकते हैं गियर की। ज़्यादातर आप बहुत सारी मशीन में आपको ये नहीं मिलेगा, तो काफ़ी एडवांस मशीन है। ये आप देखें अगर कंप्लीट इंजन का ब्लॉक है स्केल डाउन मॉडल में, V6 इंजन का है। ये हेलिकल गियर है आपका। तो बहुत सारे पार्ट्स आप इस पे बना सकते हैं इस तरीके से। ये आपका वेरी लाइट वेट साइकिल लीवर है, ब्रेक लीवर। तो आप इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि मेटल का होता है और ये काफ़ी लाइट वेट हो जाता है। तो जैसे हमने वेट रिडक्शन की बात करी, आजकल साइकिल में वेट रिडक्शन बहुत ही आम हो गया है। तो आजकल इस चीज़ को देखते हुए ये सारी चीज़ें काफ़ी ट्रेंड में। तो ये सारे कुछ कंपोनेंट्स थे। तो अब यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो अभी किसी का कोई क्वेरी हो या कोई भी मशीन पे दोबारा से कुछ देखना चाहते हैं तो आप ओपन टू। हेलो हेलो any query from anybody? Permanent Bhati has something. He has raised his hand. Hello. Rajesh Kumar is also having some query. You may type your query in chat box. Still chat box is not showing any query. Yeah, one question is there. कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं? एक्चुअली अभी जो आपके डाउट्स हैं अभी तो आप वो पूछ लें। अब प्रैक्टिकल का ऐसा है कि ये तो प्रैक्टिकल चीजें तो फिजिकली ही हो सकती हैं। बाकी अगर आपको ऑपरेशंस थ्रू आउट देखने हैं तो उसके लिए हम एक सेशन रख सकते हैं कि हम ऑपरेशंस करके दिखा सकते हैं। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको फिजिकली देखे बिना समझ में नहीं आती, कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो तो फिजिकली पॉसिबल है। बाकी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना है या स्पेसिफिक कोई आपकी क्वेरी है या किस तरीके से काम हो रहा है वो अगर आपको देखना है देन वो हम कर सकते हैं विद सेपरेट सेशन। फिर पूछा है एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ गियर इन विच वी यूज हैवी वैन। राजेश कुमार, हैवी वैन अंडरस्टूड नहीं हुआ है मुझे, प्लीज थोड़ा सा एलोबरेट करिए इसको राजेश कुमार जी। कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कॉस्ट देखिए ऐसा है, अगर आप हॉबी के तौर पे लेना चाहते हैं तो आपको 10-20 हज़ार में भी मशीन मिल जाती है। आपको थोड़ा प्रोफेशनल काम करना है, थोड़ा सा प्रोटोटाइपिंग डेवलप करना है तो आपको 2-2.5 लाख तक की मशीन मिल जाती है। आपको एडवांस इंडस्ट्रियल काम करना है तो आप 10 लाख 20 लाख तक जाते हैं, और थोड़ा एडवांस करना है तो आप करोड़ तक भी जाते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशंस एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द मशीन्स। इट वेरीज फ्रॉम थाउजेंड्स टू करोड़।
if you want to ask freedom of design, yes एब्सोल्युटली फ्रीडम ऑफ डिजाइन। जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि आप जो भी कुछ सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है उसे आप तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मशीन का प्राइस मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशंस पे। ये डिवाइस कब बना, ये एक्चुअली अगर आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ डिवाइसेस की, तो ये SLA से स्टार्ट हुआ था 1983 में। 3D सिस्टम नाम की कंपनी है, उसके जो ओनर थे जिन्होंने उसको बनाया था कंपनी को, डॉक्टर चक हल, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था और उसके बाद से ये रेगुलरली अलग अलग टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है। इसका सरफेस मशीनिंग क्या होगा? एक्चुअली प्लास्टिक के केस में सरफेस मशीनिंग नहीं होती है, ज़्यादातर कुछ ही केसेस में हो पाती है। जो इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स होते हैं, पीक मटेरियल, अल्टेम मटेरियल, उसका ही हम सिर्फ कर पाते हैं। बाकी सरफेस ट्रीटमेंट होता है डिफरेंट मटेरियल से। जैसे ABS का अगर सरफेस ट्रीटमेंट करना होता है तो ABS का सरफेस ट्रीटमेंट हम एसीटोन से कर लेते हैं, क्योंकि वो डिजोल्व होता है एसीटोन के अंदर। और एक ME के मटेरियल होता है जिसका हम PLA का कर लेते हैं जिससे। और बहुत सारे हीट ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम कर लेते हैं प्लास्टिक के साथ में। कैट या ऑटो कैड में असेंबली करके उसको हम, हाँ, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। आपको बस फाइल एक्सपोर्ट करना है HTL में, .htl फाइल फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। फॉर डॉक्टर्स मैंने आपको जैसे कुछ केसेस बताए, आप डेंटल के केस में आप हेल्प कर सकते हैं। आप डिफरेंट प्रोस्थेटिक कस्टमाइज पार्ट्स, कोई इंजरी होती है अगर आप, लेकिन उस केस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है डॉक्टर्स को हेल्प करने के केस में। आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेशन होता है, नो क्लियरेंसेज होते हैं फ्रॉम ICMR, तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे होता है। लेकिन बहुत सारी मशीन जो कि अगर यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज से आती हैं वो सर्टिफाइड होती हैं, और उसका जो एनवायरनमेंट होता है अगर आप वो मेंटेन रखते हैं तो आप उसका क्लियरेंस भी ले सकते हैं। और आप डिफरेंट फॉर्म में आप सेल की रिसर्च करके या सेल के ऊपर स्टडी करके या ऑर्गन्स के ऊपर स्टडी करके, जैसे आप देख रहे हैं किडनी इम्प्लांट्स आम हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं डॉक्टर्स के लिए। फिर डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, अलग अलग बोन से इम्प्लांट्स होते हैं, प्रोस्थेटिक्स डिजाइन होते हैं, ये सारा कुछ इस पे होता है। As a hobby, which brand of 3D printer is good? As a hobby, for brand, I would say there was always the Chinese company, but I don't know what will happen now for the import of Chinese products. But for hobbies, there are only the Chinese company which are there. Apart from this, the machine which you are looking in the video is the best, which is from Italy. This is also good for hobby. डिवाइस लॉन्च मैंने बता दिया है। 3D प्रिंटिंग मशीन, नीतीश कुमार, 3D प्रिंटिंग मशीन, 3D प्रिंटिंग मशीन। नीतीश कुमार, आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है, प्लीज रिपीट। सरफेस फिनिश एक्सप्लेन कर दिया है। विच टाइप ऑफ सॉलिड इज यूज्ड इन द डिवाइस? सॉलिड एक्चुअली मैंने जैसे बताया इसमें प्लास्टिक है अभी हमारे पास, बाकी मेटल्स भी हम यूज कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में, लेकिन हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है तो हम प्लास्टिक यूज करते हैं। तो इसमें PLA, ABS, HIPS, PETG, पॉलीकार्बोनेट, नायलॉन, ये सारे मटेरियल हम यूज करते हैं। 3D printing is different from manufacturing. No, it is not different from manufacturing, but the way is different for manufacturing. The technology is different from the manufacturing because in manufacturing process there are various things. There are some conventional things involved, but in 3D printing it is also the manufacturing process, but it's little slow for mass production and very rapid for small production. How to save cost, jigs and fixtures? Yeah, that's a very wonderful question. How to save cost by 3D printing fixtures and jigs? It is already
implemented in various industries. I would share some of the real applications. Like there are Minda Group. So Minda Industry is one, and Minda Corporation is another. Both of them are into the lock and switch gear industry. So what they are doing, they were creating their jigs and fixtures to some vendors. But after implementation of 3D printing, all their jigs and fixtures they are producing in house. So right now they are working very efficiently with the jigs and fixtures, because it was taking long time to create the jigs and fixtures through vendors, but right now they are having their own machine. They can create themselves and meet their deadline for creating them. So in one way it is effective for time, and another way it is effective for cost, because in-house machine will always create the cheaper part than the vendor. Can we print any imaginary stuff? Yes, of course. If you are having any imaginary thing, then you can print. And if you are talking about the images, then for the images, we are having the software capabilities which can emboss the image over the some solid geometry. Then you can print that as well. So it is very easy. What are the main facts of manufacturing? Actually, in this machine, yeah, one thing I probably skipped. If you look at this particular part, I'm not sure whether the screen is visible, but actually I have opened the chat box, that's why I'm not able to visible. But if you look at here, the fine lines here, sorry, fine lines here with the part. So this is depositing layer by layer in this direction, right? In this direction, you will find some gap between the lines. So this gap will make it little weak. So this is the prime challenge with some technology, like FDM technology. It is majorly there, but in various technology, it has been overcome. Like in SLA, you will not find it. Like in MGF, you will not find it. In SLS, you will not find it. So there are some facts with some technologies, but it is some. और जी बहुत समय आपने दिया, कीमती समय हमारे बच्चों के लिए, काफी कुछ सीखा बच्चों ने। फिर मेरा सौभाग्य है सर। फिर आगे हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे, फिर आपको इनवाइट करेंगे। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। ओके गिरी सर, हेलो।